Hello everybody. In this video, we will be continuing the foundation series which we are running on our YouTube channel for CAB exam. Particularly, this video pertains to ABM, that is Advanced Bank Management, one of the component of CAB examination. अभी तक हमने यूनिट नंबर 4th जो है उसका पार्ट 1 कवर कर लिया लास्ट वीडियो में, एंड वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन एंड हाउ रिग्रेशन इज रिलेटेड विद कोरिलेशन. प्लस वी हैव आल्सो सीन कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, उसको फाइंड करने के लिए या फिर आप बोल सकते हो उसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए दो वेरिएबल्स का आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हो यूजिंग नंबर्स. 0 टू 0.6 क्या होता है, 0.6 टू 0.8 क्या होता है, एंड 0.8 टू 1 जो अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं. बेसिकली आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. Along with that, we will solving one numerical based on this formula, and after that in the end we will see कि क्या आपका limitation है coefficient of correlation में, and then we will conclude this particular unit. Fine. Next video से we will start unit number 5, and in order to help you out, let me again remind you we have come up with CAB 2024 master course. यहाँ पे चारों जो compulsory subjects हैं आपके ABM, BFM, ABFM और BRBL ये comprehensively covered हैं थ्रू लाइव क्लासेस जो कि आपकी स्टार्ट होंगी अभी नवंबर में. फाइन. ये इसी पर्टिकुलर कोर्स में आप अवेल कर सकते हो लाइव क्लासेस भी, जैसे हम स्टार्ट करेंगे इन नवंबर. मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ नवंबर वी विल स्टार्ट इट. 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो क्लासेस हैं वो आपके पास अवेलेबल रहेंगी. अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन वॉच देम. फाइन. 150 plus chapter wise tests and 20 full length mock tests are provided for your practice purpose, for the purpose of practice only, and to gauge the level of preparation which you are right now having. So we are also running various discounts on this particular course, so do check it out on the website and enroll in the course if you find the content useful. आज के टॉपिक पे आते हैं. The topic name is coefficient of correlation formula. हमें फार्मूला पे फोकस करना है. अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो कहाँ हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल आर से. दिस इज द अल्फाबेट स्मॉल आर जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इट इज डिफाइंड फॉर टू वेरिएबल्स, जैसा कि जो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट है इट इज डिफाइंड फॉर टू वेरिएबल्स. सिमिलर लाइंस पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी आल्सो डिफाइंड फॉर टू वेरिएबल्स. सो इफ x एंड y आर द टू वेरिएबल्स देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज कंप्यूटेड एज बिलो. अब यहाँ पे आपने कोई भी अगर फॉर्मूला पढ़ना है ना स्टैट्स में, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले ये स्टेप्स जो हैं माइंड में रखने चाहिए कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कौन से स्टेप्स मेरे माइंड में होंगे. स्टेप 1 क्या होगा, फिर सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, 4 क्या होगा, एंड 5 एंड सो ऑन. फाइन. इससे होगा क्या, एक प्रोसेस बन जाएगी. तो जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको ये नहीं सोचने की जरूरत रहेगी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ. आपके माइंड में अगर स्टेप्स होंगे एम्बेडेड देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. फाइन. अब जैसे यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर क्या है, न्यूमरेटर में कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y. तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देख लेते हैं वाया स्टेप्स. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोवेरियंस. कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज 1 डिवाइडेड बाय n समेशन x माइनस x बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस y बार. इन केस ऑफ स्टेटिस्टिक्स यू विल फाइंड कि 95% केसेस में आपको जो मीन है हर वेरिएबल का वो निकालना ही पड़ता है. तो स्टेप 1 यहाँ पे भी क्या रहेगा, यू विल हैव टू फाइंड x बार एंड y बार विच आर नथिंग बट मीन. तो x बार फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू व्हाट, समेशन x डिवाइडेड बाय n, फाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और न्यूमरेटर में क्या रहता है, समेशन ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स. सिमिलर लाइंस पे y भी फाइंड आउट कर लेंगे. y का मीन क्या होता है, समेशन y डिवाइडेड बाय n. ओके. स्टेप 1 तो यही रहने वाला है. स्टेप 2 क्या होएगा, हमारे पास हर एक डेटा पॉइंट जो भी होएगा x माइनस x बार जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा है, और साथ में पैरेलली वी विल फाइंड y माइनस y बार. ये आ गया. उसके बाद क्या करेंगे हम, वी विल मल्टीप्लाई बोथ दीज एंड वी विल गेट x माइनस x बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस y बार. ओके. इनका समेशन जो है वो हमें करना है, एंड फाइनली वी विल डिवाइड. ओके. डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 स्टेप्स में कवर हो गया ये पर्टिकुलर फॉर्मूला. अगर हम इसको और थोड़ा सा मतलब स्टेप्स ऐड करना चाहते हैं इसमें, देन वी कैन से कि आपके पास यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के बाद समेशन है वो भी ऐड किया जा सकता है. बट आई
सिंसियरली होप कि आप ये जो चीज़ है ये माइंड में ही अपने रखो और 4 स्टेप्स के अंदर एटलीस्ट जो न्यूमिरेटर है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का उसको फाइंड आउट कर लो। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स। तो x का क्या रहता है आपको पता ही है फॉर्मूला, तो समेशन x माइनस एक्स बार, फाइन, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन x के लिए। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन y के लिए क्या होता है? वो सेम ही होगा, फॉर्मूला सेम ही है, बस वेरिएबल चेंज हो रहा है ना। समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n। ओके, तो डिनोमिनेटर के लिए स्टेप 1 क्या हो जाएगा? दिस वन। ये हो गया आपका स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या होएगा? मल्टीप्लाइंग बोथ दीज टर्म्स, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 स्टेप्स में आपका जो है डिनोमिनेटर निकल जाएगा। तो इन टोटल अगर आप बोलो तो 6 स्टेप्स लगने चाहिए, 6 स्टेप्स होने चाहिए आपके पास इफ यू आर यूजिंग दिस फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है। ओके, एक और तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला के अलावा भी, वो है ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपकी थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी, बट अगर क्वेश्चन में आपके पास कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे सपोजिंगली जो डेटा पॉइंट्स हैं वो नहीं गिवन है, कुछ फाइंड करना है, मिसिंग डेटा पॉइंट फाइंड आउट करना है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस दिस फार्मूला विल हेल्प यू। यहाँ पे क्या है, कौन सी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है? सबसे पहले n देखना है, n इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो दिया ही होगा क्वेश्चन में। देन आपको क्या फाइंड करना है? हर एक डेटा पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन, जो 2 वेरिएबल है x मल्टीप्लाई बाय करके उसको ऐड कर देना है। एंड देन फर्स्ट स्टेप तो यही होएगा आपका, फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे भी यही रहने वाला है आपका। फर्स्ट स्टेप वुड बी योर मीन कैलकुलेट करो, x बार एंड y बार, ये आप कैलकुलेट करो। सेकेंड स्टेप वुड बी व्हाट? x और y का मल्टीप्लिकेशन, उन सब का सम कर दिया। देन सम करना है आपने x और y अलग अलग जो भी हैं, फाइन। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे तो थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके। ऑल्सो समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर भी आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टेप्स में अगर हम स्टेप फॉर्मेट में देखें, फर्स्ट स्टेप वुड बी एक्स बार एंड वाई बार। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्स बार एंड वाई बार? यहाँ पे जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसको हम थोड़ा सा ईज आउट करेंगे सो दैट हमारे लिए जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है ना, ये थोड़ी आसान हो जाए। ये वाली समेशन एक्स इंटू समेशन वाई वाला, यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वी विल डू what? We will multiply and divide the numerator as well as denominator by n square, fine। n स्क्वायर से हम करेंगे सो दैट हम ये मीन की वैल्यू यूज कर पाए। कैसे होएगा ये फॉर्मूला, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इट विल बी व्हाट? n समेशन एक्स वाई, न्यूमिरेटर की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, दिस थिंग इज फॉर द न्यूमिरेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, फाइन। ये अभी न्यूमिरेटर मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई, ठीक है। इसमें हमने क्या करना, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो वी विल डिवाइड इट बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला जो ये वाला है इसको हम नीचे यूज़ करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? एन स्क्वायर से एन जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई बाय एन। एन स्क्वायर को एन मल्टीप्लाई बाय एन लिख सकता हूँ ना मैं। तो मैंने बेसिकली क्या करा है, समेशन एक्स बाय एन दैट इज योर एक्स बार, समेशन वाई बाय एन दैट इज वाई बार, इसको ऐसे कर दिया। अब मैंने क्यों करा है, इसके 2 रीज़न है। पहला, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपसे मीन तो पूछा ही जाता है, फाइन। तो मीन आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज़ है ना, इनको कैलकुलेट ना करते हुए हम डायरेक्टली मीन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एंड वी आर गुड टू गो, फाइन। तो ये क्या हो जाएगा। और सेकेंड जो रीज़न है वो यही है कि आपके पास थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये न्यूमिरेटर इट विल बी समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई बार, फाइन। तो ये हो गया आपका न्यूमिरेटर। अब डिनोमिनेटर में भी हमने ऐसे ही करना है। डिनोमिनेटर में भी हमने क्या करना है, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पूरा का पूरा एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का मतलब क्या होएगा, ये समेशन एन समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस समेशन एक्स बाय एन स्क्वायर। ये भी इसका स्क्वायर ही है ना, समेशन एक्स वाई का स्क्वायर,
फाइन। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी अगेन व्हाट, एक्स बार का स्क्वायर। तो चीज़ें जो है हमें सिंपल करनी है हमारे लिए, सो दैट एग्जाम में जो फार्मूलाज हैं उसको अप्लाई हम करें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो हमारा। सिमिलरली वाई के लिए भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फाइन। तो एक फार्मूला तो एक कोवेरियंस वाला है, और सेकंड फार्मूला जो है वो ये है। आई वुड रेकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है एंड यू थिंक कि आप सिंपली जो है क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, देन यूज़ द कोवेरियंस वाला फार्मूला। अदरवाइज ये वाला फार्मूला तो बेस्ट है जो मैंने अभी ये वाला बताया आपको। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, अब एक बारी करके देखते हैं जरा। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया हुआ है इन रुपीस और करोड़ में दिया हुआ है, बेसिकली रुपीस में। तो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स की बात हो रही है ना यहाँ पे। ऑल्दो द वैल्यूज आर कांस्टेंट, बट बात तो हम दो वेरिएबल्स की कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। ठीक है, एक्सपोर्ट को आप x मान लो और इंपोर्ट को y मान लो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास, इनका मीन कैलकुलेट करना, x बार एंड y बार। कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन x डिवाइड बाय n, और यहाँ पे समेशन y डिवाइड बाय n। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है हमको, दिस विल बी आर स्टेप 1। तो देखते हैं, यहाँ पे सारे पहले वैल्यू नोट कर लिए, यहाँ पे भी नोट कर लिए जो भी ये वैल्यूज थी रिस्पेक्टिवली। इनको सबसे पहले हम सम करेंगे समेशन x के लिए, तो ये आ गया समेशन, फाइन। देन समेशन y करेंगे, तो ये दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होने वाला है, हमें जो x स्क्वायर है ये कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला आप देखो ना, यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर इज देयर, y स्क्वायर इज देयर, एंड ऑल्सो समेशन एक्स वाई इज देयर। तो तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर वाई स्क्वायर करेंगे, और x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। फाइन। उसके बाद इन सब का समेशन हमें करना है, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स वाई। फाइन। तो जो जो वैल्यूज आती जाएंगी वो हम लिखते जाएंगे यहाँ पे। ओके। इसके बाद जो x बार है that will come out to be 64.57, y bar the mean of y the values or the variables y is 61। उसके बाद फार्मूला में हमें सिंपली पुट कर देना है, कौन से फार्मूला में, इसी फार्मूला में हमें पुट करना है, ये वाला जो है दिस फार्मूला। तो कैसे करेंगे इसको, r इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x मल्टीप्लाई बाय समेशन y। ये हो गया न्यूमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर विल बी अंडर रूट ऑफ n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक वैल्यू, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली y के लिए, दिस मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला का हमें यूज़ करना है, और जैसा मैंने अभी बताया था आपको, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्टली ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये यूज़ हो जाएंगी, x बार एंड y बार। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय n माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई बार डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ये वाली वैल्यूज एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n स्क्वायर से करा है ना, तो इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं n स्क्वायर से तो एक n तो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, फाइन। माइनस यहाँ पे क्या है, समेशन x डिवाइड बाय n स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे करा वैसे इधर भी तो होएगा, तो इसको होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इट विल बी योर x बार का स्क्वायर। ठीक है, x बार का स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली आपका जो ये y वाला कंपोनेंट है इसको भी हम कैसे लिख लेंगे, समेशन y स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस योर y बार दैट इज मीन का स्क्वायर एंड होल रूट, द स्क्वायर रूट विल बी देयर, फाइन।
तो यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करेंगे इन दोनों में एंड यू विल गेट आर एज 0.8383। सिंपल, कोई ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने में मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, बट अगेन अगर एक बारी फॉर्मूला याद हो जाएगा तो कैलकुलेशंस उतनी ज़्यादा नहीं है। एंड कैलकुलेटर तो यूज़ कर ही सकते हो एग्जाम में, इट इज़ अलाउड। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है तो इजीली हो जानी है एग्जाम में। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। आई वुड रेकमेंड कि यूज़ दिस फार्मूला ओनली। यहाँ से आपके पास मीन से रिलेट करके आप इजीली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। किसी ने कोवेरियंस के थ्रू करके देखना है वो भी कर सकता है, आंसर विल रिमेन दी सेम। अब देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू 0.8383 आया है, तो इससे आप क्या इंटरप्रेट कर पाओगे जो हमने पार्ट 1 में देखा था लास्ट वीडियो में। इससे आप क्या रिलेट कर पा रहे हो? यू कैन रिलेट दैट द variables x and y in this particular case export and import of various goods and you can say raw materials, जो इनका correlation है, it is what? It is a very strong relationship, strong, you can say strong positive relationship, fine, क्योंकि positive आया है यहाँ पे, negative sign तो है नहीं, so strong positive relationship, why? Because it is lying between 0.8 to 1। ठीक है, तो ऐसे आपने सॉल्व करके देखने क्वेश्चन जो भी बुक में दिए हुए उनको भी सॉल्व करके देखो, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। एक बारी अगर ये आ गया कि स्टेप 1 क्या होगा, हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 2 क्या होगा, हमको एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 3 क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई करके देख लिया, और उसके बाद तो फार्मूला में ही पुट करना है, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहो इसका, ठीक है। लिमिटेशंस देख लेते हैं आप जल्दी से कि क्या है लिमिटेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। सबसे पहला तो जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, दैट इट मेजर्स ओनली द लीनियर रिलेशनशिप, फाइन। इसके अंदर क्या होता है, इफ टू वेरिएबल्स हैव परफेक्ट कर्वीलिनियर रिलेशनशिप, अगर कोई ऐसा होगा ना जो हमें पता है कि कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स का, तो ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ अलग ही रिलेशनशिप दिखा देगा कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, नो। ये सिंपली क्या बोलेगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इट इज जीरो, तो therefore the variables which are having curvilinear relationship they have no relationship, fine। although we know कि curvilinear relationship है, perfectly curvilinear relationship है, but since it cannot study, the coefficient of correlation cannot study, or you can say it is out of its scope of study, so it will say that your two variables are having no relationship, so correlation analysis should be applied only to linear relationship. This is the major drawback of your coefficient of correlation. Data obtained should be homogeneous. If the sample chosen is heterogeneous, it may give rise to higher correlation coefficient value even when no correlation actually exists। ठीक है, होमोजीनियस होना चाहिए। अभी जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है, अगर यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती और मैं साथ में मतलब अगर सिर्फ एक्सपोर्ट की बात होती और साथ में हम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं सपोजिंगली वो वेरिएबल रख लेते, तो यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं कर पाता कि क्या कोरिलेशन है, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस, उनकी कैटेगरी ही अलग हो जाएगी दो इवेंट्स की, फाइन। तो डेटा obtained should be homogeneous only if you want to study the correlation। एंड स्पुरियस कोरिलेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे कोरिलेशन नहीं है, स्टिल इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज शोइंग सम रिलेशनशिप हायर और लोअर जिस भी टाइप का है, देन वी विल से कि इट इज द स्पुरियस कोरिलेशन। ये पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, सो इसको याद रखो आप कि स्पुरियस कोरिलेशन क्या होता है। A value of close to 1 indicates a strong direct linear relationship. This means two variables rise or fall together। ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल जो है इट इज राइजिंग एंड द सेकंड वेरिएबल इज फॉलिंग इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, सो इट डज नॉट इंडिकेट एनी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं यूज करेगा। जैसे अब ये एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स फ्रॉम 1970 टू 1990 द एनुअल कंजम्पशन ऑफ राइस इन इंडिया हैज इंक्रीज, फाइन। तो राइस की कंजम्पशन क्या हो गई, इंक्रीज होगी, किस टाइम पीरियड में, 1970 टू 1990, फाइन। एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये वेरिएबल है बेसिकली एनुअल कंजम्पशन। And in the same period, that is 1970 to 90, the number of road accidents have also increased, they have also increased। तो second जो होएगा y वेरिएबल कि एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो गए, फाइन। तो अब इनमें कोई कोरिलेशन है, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो अपने माइंड में
कि एक तो राइस कंजम्पशन की बात हो रही है इंडिया में और दूसरा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की। ऑल्दो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट यहाँ पे क्या रहेगा, दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी क्लोज टू 1। व्हाई? बिकॉज दे आर राइजिंग इन अ वेरी होमोजीनियस मैनर। तो ये भी तो एक ड्रॉबैक हुआ कि कोई कोरिलेशन एक्चुअल लाइफ में तो नहीं है, बट अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में इसको बोल लो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इट इज क्लोज टू 1। फाइन। तो ये एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है इसका कि आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू चाहे क्लोज टू 1 आ रही है एंड स्टिल यू आर नॉट हैविंग एनी कोरिलेशन। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते दैट इट इज़ वन साइज फिट्स ऑल मैकेनिज्म जो कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ करता है। इट्स जस्ट बेनिफिशियल जब आपके पास क्या है, लीनियर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने हैं और आपका जो डेटा है वो होमोजीनियस है, आपको आपको खुद को पता है कि वो होमोजीनियस है। फाइन। अदरवाइज अगर हेट्रोजीनियस है तो अभी हमने एग्जांपल देखा है कि एक्सीडेंट और राइस कंजम्पशन में कोई रिलेशन नहीं है, स्टिल इट विल शो कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इट इज क्लोज टू 1। व्हाई? बिकॉज बोथ आर राइजिंग। फाइन। तो इस यूनिट के लिए यही था। आपको अब रिवाइज करना है यूनिट नंबर 4। क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करके देख लेना। कोरिलेशन का हमने किया है, सिमिलर लाइंस पे रिग्रेशन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक the series which we provide on your YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap, JIBCIB. If you have any doubt, you can drop a mail to us at hello@edutap.co.in. Telephonically, this is the number where you can contact us. In the next video we will start unit number 5, that is time series.